वही तो, कितना दौड़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं और क्या। हम तो बताए थे ना आपको कि हमको आर्ट्स में कितना रुचि है। हमारे घर वाले साइंस के लिए बोल रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करे बाप। क्या किया जाए आगे चल के हम लोग। अरे क्या बात अरे है? प्रणाम दीदी, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है? हम लोग का ना 12वीं का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि मेरा कला में बहुत ज़्यादा रुचि है। देखिए ना दीदी, अभी क्या पढ़ाई करना है, क्या कॉमर्स मेरे को करना है, आगे क्या करे कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे तो नेट है ना, नेट पे सब सर्च करो। अरे नेट पे तो बहुत सारी क्षेत्र है, उसमें कौन से विभाग में जाए, कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आता। दीदी ये तो सही बोल रही है आप, नेट पे सर्च करिए, लेकिन करते तो वहाँ बहुत सारा चीज़ बता देते हैं, कैसे क्या करें समझ में नहीं आ रहा। चलो तो अब ये तो अच्छी बात है, तुम लोगों के दुख का दवा तो हमारे ही पास है। अरे कैसे? कैसे दीदी? मेरे पिताजी के दोस्त हैं इंद्रजीत सर। अच्छा। वो रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वो आए हुए हैं पिताजी से मिलने। तो उनके पास तो बहुत सारी जानकारी होंगी इसके बारे में। बिल्कुल, तो वो सर सारा बात बता देंगे ना। एकदम। तो तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग जितना भी सवाल है तुम लोगों के मन में वो सब अपना पूछ लेना, हम उनको गार्डन में लेकर के आते हैं। ये तो सोने पे सुहागा वाला बात हो गया ना दीदी। अच्छा ठीक है, आप चलिए बगीचे में हम लोग आते हैं। चलो ठीक है, तो तुम लोग वहाँ पहुँचो, हम उनको लेकर के आते हैं। हाँ दीदी ठीक है, हम लोग तुरंत आ रहे हैं एकदम। आप हाँ। पहुँचिए, हम लोग आते हैं। ठीक है, चलो। बहुत बढ़िया हो गया हमारे लिए ये ना। बात है। अभी पता करना था क्या करे कैसे करे, सामने दीदी आ गई। अब देर क्यों करे, जल्दी चलिए, हम लोग भी हाँ, पता कर चलिए ना, हम लोग भी यहाँ से चलते हैं, जल्दी बगीचे से पहुँच जाएंगे। चलिए, बगीचे में चलिए। चलिए, चलिए चलिए हम लोग चलेंगे। सर अभी बस हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप आए हुए थे तो उससे हम लोगों को हिम्मत मिली कि चलिए हम लोग आपसे भी जा करके थोड़ा बात करते हैं। थोड़ा हमको रास्ता आपसे मिलेगा बात करने के बाद। तो हम लोग सोचे सर कि हम लोग तो पढ़ाई लिखाई कर ही लिए हुए हैं, लेकिन उसकी आगे का क्या है सर, वो हम लोग को समझ नहीं आ रहा था। अरे, नमस्कार सर, नमस्कार दीदी, नमस्कार। आइए सर, यही लोग हैं जिनके बारे में हम बता रहे थे आपको। ये इंद्रजीत सर हैं। अच्छा अच्छा। सर आप अपना परिचय दे दीजिए प्लीज। मैं प्रोफेसर इंद्रजीत प्रसाद राय, प्रधानाचार्य रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज, कंकरबाग, पटना। जी सर, दुविधा है कि हम लोग तो अब पढ़ लिए हैं सर, 12वां पास हो गए, लेकिन उच्च शिक्षा में आगे क्या करें सर पता नहीं चल रहा है, और इसके कितने क्षेत्र है, क्या है, कुछ पता नहीं है सर। ये उच्च शिक्षा में जो रोजगार का अवसर है, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसको 7 भागों में स्ट्रीम वाइज बांट देता हूँ। साइंस, आर्ट, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एजुकेशन, लॉ अच्छा। और वोकेशनल कोर्सेज। मैं समझता हूँ कि इन्हीं विषयों में से आप लोग किसी न किसी स्ट्रीम से जुड़े हुए होंगे। जी जी। तो मैं बता दूं, सर्वप्रथम साइंस। +2 के बाद बच्चे इंटरमीडिएट में आईएससी में नामांकन लेते हैं और उसी में पास करते हैं इंटरमीडिएट साइंस से। यहीं से जॉब अपॉर्चुनिटी उच्च शिक्षा में शुरू हो जाता है। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है इंजीनियरिंग में जाना, तो अपना कैरियर इंजीनियरिंग में एंट्रेंस टेस्ट देके चुन सकता है। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि मैं मेडिकल क्षेत्र में जाऊं, तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए मेडिकल क्षेत्र है, और नीट एग्ज़ाम के द्वारा क्वालिफाई करके बच्चे जा सकते हैं और मेडिकल में डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं इंटरमीडिएट के बाद, जी। उसमें बोटनी की पढ़ाई होती है, जूलॉजी की पढ़ाई होती है, तो इसका भी
अलग अलग स्कोप है, दायरा है जो आप चूज कर सकते हैं। सामान्यतया साइंस का विद्यार्थी, आर्ट का विद्यार्थी या कॉमर्स का विद्यार्थी सामान्य नौकरी में भी जा सकता है। उसके लिए ऑनर्स करना अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाऊं, तो वहाँ विषय बंधन नहीं है। साइंस टीचर बनने के लिए आपका बोटनी हो सकता है, जूलॉजी हो सकता है, मैथ से हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, और एक चयन प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया के थ्रू आप शिक्षक बन सकते हैं। इतना ही नहीं, आर्ट का विद्यार्थी है तो वो भी विद्यार्थी डिफरेंट विषय में ऑनर्स करता है। इसी तरह आर्ट का विद्यार्थी भी जा सकता है, शिक्षक बन सकता है, कॉमर्स का विद्यार्थी भी बन सकता है। सामान्य नौकरी में जाने के लिए मैं बता दूं, बिहार लोक सेवा आयोग निकालता है वैकेंसी। उसमें विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, प्रशासनिक पद। उस पर उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से चयन हो सकता है। वहाँ पर सब्जेक्ट बंधन नहीं है, चाहे वो साइंस का विद्यार्थी हो, आर्ट का विद्यार्थी हो या कॉमर्स का विद्यार्थी हो, सभी लोग जा सकते हैं। तो सर, इन सब परीक्षाओं में बैठने के लिए हमें कुछ करना अनिवार्य होगा ना, कि इतना से इतना क्लास तक पढ़े हैं, इतना नंबर प्राप्त किए हैं, ऐसा कुछ होगा ना सर? बिल्कुल। वो क्या है सर? परीक्षा में बैठने के लिए सर्वप्रथम तो आपको ऑनर्स लेवल की डिग्री चाहिए। ऑनर्स मतलब ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन जी। आप ग्रेजुएट हैं ऑनर्स के साथ, तो आप जा सकते हैं, जी। शिक्षक बन सकते हैं। अगर इसके अलावा ऊपर और बढ़ना चाहते हैं, लाइक हायर एजुकेशन में टीचिंग साइड में आप जाना चाहते हैं, जी। तो वहाँ मिनिमम मास्टर डिग्री चाहिए सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट में। और यूजीसी का नियम है 55% अंक चाहिए हायर एजुकेशन में, मतलब हायर मास्टर्स एजुकेशन में जाने के लिए। मास्टर डिग्री में 55% होगा, वही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अच्छा। और अब इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन जोड़ दिया है, जिसको क्लियर करना अनिवार्य होता है यूजीसी के द्वारा। उसमें आप नेट कर सकते हैं, जीआरएफ कर सकते हैं, पीएचडी उसके बाद करना है। अगर आप जीआरएफ करते हैं तो सरकार की तरफ से भी कुछ सुविधा है, स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है। और हर यूनिवर्सिटी को अधिकार दिया गया है अपने यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी रजिस्ट्रेशन कराने के पूर्व प्री पीएचडी टेस्ट आयोजित करता है। तो आपको प्री पीएचडी टेस्ट पास करना होगा। और ऐसा नहीं है कि जीआरएफ किए हैं या नेट किए हैं तो डायरेक्ट चले जाएंगे। एक क्वालिफिकेशन हुआ, वो पूरा हुआ, उसके बाद जीआरएफ या जो नेट हैं उनको भी इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और इंटरव्यू के बाद जो मार्क्स होगा उसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनता है कि सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है, जो रिक्तियां हैं। इसमें नियम बना हुआ है। जी। साइंस में पहले मैं बता चुका हूँ, इंजीनियरिंग साइड में जा सकते हैं, मेडिकल साइड में जा सकते हैं। वैसे ही कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सर एक सवाल है कि जैसे साइंस स्ट्रीम में आप जाने की बात बोल रहे हैं, तो अगर साइंस स्ट्रीम में जाने में साइंस तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके लिए क्या कोई ऑप्शन है इसमें साइंस स्ट्रीम में, मतलब आगे मेडिकल में? देखिए, मेडिकल टेस्ट होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस होता है और उसमें इम्फेसिस दिया जाता है मेडिकल के लिए, खास करके केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, बॉटनी का रहेगा, जूलॉजी का रहेगा। उसमें
मैथ का वैसा कोई भार नहीं दिया जाता है, क्योंकि मैथ स्पेशलाइज्ड हो जाता है सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद लोग इंजीनियरिंग साइड में जाते हैं, आईआईटी वगैरह में, तो उनका स्पेशलाइजेशन उधर चाहिए। लेकिन मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए उनको मैं बताया जैसा कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इत्यादि विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। कॉमर्स के बारे में मैं बता रहा था। जी सर। कॉमर्स एक ऐसा विषय है कि आप चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं इंटरमीडिएट पास करने के बाद ही। जी। इंटरमीडिएट पास करने के बाद एक टेस्ट होता है, इंट्रेंस टेस्ट, उसको पास कीजिए। पास करने के बाद आप चार्टर अकाउंटेंट में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंटर स्तर से ही शुरू हो जाता है। लेकिन ग्रेजुएशन स्तर पर जो बीकॉम किया है, हालांकि सब्जेक्ट बंधन यहाँ भी नहीं है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स के बच्चे कोई भी जा सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा इसमें कठिन है, और इसी की एक खासियत है, ये बड़ा प्रतिष्ठा वाला पद होता है। सर्टिफाइड चार्टर अकाउंटेंट बोला जाता है, जिस पर उनका मुहर लग गया, जिस खाता पर, वो भारत सरकार उसको मान्यता देती है। और कोई भी विद्यार्थी जो कॉमर्स खास करके पढ़ता है, वो चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहता है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरीशिप में जाना चाहता है, या फिर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट बनना चाहता है। लेकिन इस सब में चार्टर अकाउंटेंट का अलग से महत्व है। जो दो के बारे में बताया, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में, उसमें एक खासियत नहीं है, इनके पास विशेष पावर होता है, इसलिए इसका महत्व है। अभी यूजीसी ने इसको मास्टर डिग्री लेवल के लिए मान्यता दे दिया। कोई आदमी चार्टर अकाउंटेंट है तो इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री कर दिया, वो भारत से करे, विदेश से करे, अगर चार्टर अकाउंटेंट बन गया है तो इसका भी और कई क्षेत्र है। प्राइवेट क्षेत्र में जा सकता है, नौकरी कर सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल्स, वहाँ चार्टर अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। वहाँ कॉस्ट अकाउंटेंट की भी आवश्यकता होती है, वहाँ कंपनी सेक्रेटरीज की भी आवश्यकता होती है। तो ये हो गया प्राइवेट क्षेत्र में। चार्टर अकाउंटेंट पब्लिक अंडरटेकिंग है, सरकार का जो विभाग है, वहाँ भी इसकी नियुक्ति होती है, वहाँ भी इसका स्कोप है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, राजीव जी, आप के बारे में मुझे पता है, आपने बताया है अभी जस्ट कि कॉमर्स स्ट्रीम से है। जी सर। आप बीकॉम आपने किया है। हाँ सर। मैं बता दूं, कॉमर्स में एक और खासियत है कि आप बीकॉम करने के बाद भी सेल टैक्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेल टैक्स, इनकम टैक्स। अच्छा सर। इनकम टैक्स का अब तो जीएसटी आ गया है, उसके जगह पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और कॉमर्स ग्रेजुएट ही कर सकता है। अच्छा। उसके लिए चार्टर अकाउंटेंट की आवश्यकता नहीं है, वो डिग्री परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर चाहें तो यहीं से अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। सही, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी दे सर। दी तो आपने। ये तो इनके लिए बताया, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद महिलाओं के लिए कोई रोजगार का अवसर है कि नहीं सर? हमारे यहाँ चाहे पुरुष हो या महिला हो, सभी लोगों का संवैधानिक अधिकार है, बराबर का अधिकार है। जो मैं दूसरे विषय के लिए अभी जो चर्चा कर रहा था, उसमें महिलाएं जा सकती हैं और कहीं कोई बंधन नहीं है। और सीडीपीओ वगैरह की जो नौकरी है वो तो महिलाओं के लिए खास करके है। आपका बिहार सरकार के बारे में मैं बता दूं कि वर्तमान सरकार ने विशेष सुविधाएं भी दी हैं। हाँ, तो सर भारत और बिहार सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं, आप ये बताइए। देखिए,
वैसे तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, बिहार सरकार सभी के लिए कई तरह का स्कॉलरशिप देने का प्रोविज़न कर रखी है। वो इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन से ही शुरू हो जाता है। जी अभी रिजल्ट निकला है, आपने देखा है कि 1 लाख रुपया का टॉपर को दिया गया है लैपटॉप के साथ पुरस्कार। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो साइंस में, आर्ट में, कॉमर्स में, स्ट्रीम में जो भी टॉप किए हैं उनको सुविधा दी जा रही है। और अलग तरह का भी सुविधा है, जैसे अधिकांश विद्यार्थी को जो निर्धारित आय सीमा के अंदर हैं उनको स्कॉलरशिप देने का सरकार व्यवस्था की है। उसमें क्रेडिट कार्ड योजना भी शामिल है कि जो बच्चे आर्थिक अभाव के चलते नहीं पढ़ पाते थे पहले, अब सरकार के द्वारा ये क्रेडिट कार्ड योजना लाया गया है कि जो भी पढ़ाई में खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी, बैंक उसके लिए फाइनेंस करता है और इसमें कहीं से आर्थिक अभाव नहीं होता है, कहीं से आड़े नहीं आता है, नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं के लिए तो और सुविधा है, चूँकि व्यवहारिक तौर पर हम लोग पहले देखते थे कि महिलाओं में साक्षरता कम थी, महिलाएं पढ़ना नहीं चाहती थी, चाहे जो भी कारण हो, पढ़ाया नहीं जाता था। जो भी कारण हो। ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षा भी मान सकते हैं, गरीबी भी मान सकते हैं जी। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है, महिलाओं को कई तरह का नीचे स्तर से ही सुविधा, जैसे साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, स्कॉलरशिप योजना है, ये शामिल हुआ। और हायर एजुकेशन में 2016 से नामांकन के समय में छात्राओं के लिए कोई भी शुल्क नहीं लेना है महाविद्यालय को। सरकारी महाविद्यालय, सरकारी जी। या सरकारी ही नहीं बल्कि किसी भी विश्वविद्यालय में कोई भी संस्था जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग एफिलिएटेड बोलते हैं, जी। जैसे सरकारी कॉलेज है, अंगीभूत कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, तो सभी पर ये नियम लागू होता है। और महिलाओं से, बच्चियों से कोई भी शुल्क परीक्षा नामांकन के समय में नहीं लेना है। नामांकन शुल्क नहीं। मैं बता दूं, बहुत अच्छी बात क्योंकि है। मैं एक संस्था का रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज में मैं प्रिंसिपल हूँ, जी। तो इंटरमीडिएट से लेकर ऊपर तक एक भी पैसा नामांकन के समय में शुल्क के रूप में हम लोग नहीं लेते हैं और यही बिहार में लागू है। तो ये बच्चियों को बढ़ाने के लिए सरकार की बहुत बड़ी योजना है। और सबसे सुखद बात और है कि ये जो सुविधाएं मिल रही हैं तो आप देखेंगे कि महिलाओं का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। अब कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहां बच्चियां नहीं जा रही हैं, चाहे आप बिहार पुलिस में देख लीजिए नीचे, और ऊपर में IAS IPS में देख लीजिए। बिल्कुल सर। रीना डाबी 3-4 साल पहले, टीना दबा, टीना दबी, वो 3-4 साल पहले ऑल इंडिया में IAS में पहला पोजीशन लाई थी, जबकि हम जानते हैं, अभी जानते हैं कि वो समाज में नीचे तबका जो होता है उस वर्ग से। वहाँ से आती हैं। और आपको शायद पता हो कि उसके पिताजी रिक्शा पुलर थे। सर, आप तो हम लोगों को इतनी अच्छे से जानकारी दी है, तो चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो सर तो दीजिए। चूँकि हम लोग उच्च शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं सामान्य तौर पर शिक्षा की बात कर रहा हूँ। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि मैं अमुक पद हासिल करना चाहता हूँ, तो सिर्फ स्वप्न नहीं देखे बल्कि उसके लिए ईमानदार प्रयास करे। और इसमें भी आर्थिक बाधा कहीं से नहीं होगी। वह विद्यार्थी चाहेगा तो बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, उसका फ़ायदा उठाते हुए उच्चतम शिखर पे जा सकते हैं। जितनी भी परीक्षाएं हैं वो पास कर सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है ईमानदार प्रयास करने की आवश्यकता है। सर, आप आए और हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है
और हमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चलने में, आगे बढ़ने में और हमारे रोजगार में। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम सर। जी सर। धन्यवाद। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आप लोगों को भी। जी सर। तो दर्शकों, आपको किसी भी तरह का कोई सलाह या सुझाव देना हो तो आप हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और जाते जाते आनंद लीजिए एक लोकगीत का। मेघनाथ जब और लक्ष्मण से युद्ध भइल घमासान, शक्तिवान लगे लक्ष्मण के, अब कैसे बची हैं प्राण। हो प्रभु जी बैठल मारन सिरावा झुकाई के, प्रभु जी बैठल मारन सिरावा झुकाई के, लक्ष्मण प्राण गवाई के ना। प्रभु जी बैठल मारन सिरावा झुकाई के, लक्ष्मण प्राण गवाई के ना। इनकर चलत नइखे नारी नारी, इनकर चलत नइखे नारी, कौना चूक भइल हमारी। इनकर चलत नइखे नारी, कौना चूक भइल हमारी,
दौरा दौरा